तो चलिए सुपर 7 आर्ट्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। और आप लोग को मालूम है कि क्लास 10th के 2 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, और जिसमें एक पार्ट हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आज अभी इस वाले में देखिए, जहाँ तक होगा कम समय में जल्दी से जल्दी खींचने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पार्ट है पाटलिपुत्र वैभव। ठीक, पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में समझना है, मतलब वहाँ के वैभवता के बारे में समझना। पहला है पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थल का उल्लेख करें। ठीक, दार्शनिक स्थल कहने का मतलब क्या होता है कि घूमने वाला जगह, देखने लायक जगह, इसको हम दार्शनिक स्थल कहते हैं। ठीक, तो पहला है, इसका आंसर देखेंगे पहला क्वेश्चन का कि पढ़ने के मुख्य दार्शनिक स्थल अरे पढ़ने नहीं होना चाहिए रे, पटना होना चाहिए था। ठीक ना, क्या होगा यहाँ पर? पटना। ठीक ना, पटना के मुख्य दार्शनिक स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, क्या है, क्या हो रहा है, उसके बाद मौर्यकालीन। ठीक, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर के मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि, ये सब क्या है? पटना के दर्शनीय स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग का है 2 नंबर कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। लिखेंगे पाटलिपुत्र शब्द पटन पुष्प के नाम के आधार पर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णिक है। पाटलिग्राम में ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर एवं कुसुमपुर मिलता है। ठीक, तो इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर आप लोग का 3 नंबर प्रश्न कि सिख समुदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का, ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन होगा इसमें। एक क्वेश्चन ये हो गया कि सिख समुदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरी है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्य में उत्तर दे। उत्तर होगा यहाँ से कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। आप लोग का अगला चौथा प्रश्न पटना प्राचीन ग्रंथों कौन कौन से नाम से मिलते हैं। मतलब पटना के जो नाम है प्राचीन ग्रंथ में कौन कौन से नाम मिलते हैं। लिखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न है 5 में कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। दूसरा क्वेश्चन, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा। उत्तर होगा कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि इन महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती कालगृह भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है 6 में कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। उत्तर में मेगास्थनीज, फहियान, हेनसांग, इत्तीसांग, ठीक ना, यहाँ पर इत्तीसांग होगा, आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। अगला है प्रश्न 7 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत था, साथ ही उत्कृष्ट भी था। श्री अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। अगला प्रश्न है आप लोग का
कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि जैसे कौमुदी महोत्सव एक प्रकार से दुर्गा पूजा की तरह मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंद हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुरु प्रवेश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न आप लोग का कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। उत्तर होगा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक सांस्कृतिक विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, बरूची, पतंजलि आदि विख्यात थी। कहते हैं क्या कि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा के लिए क्या है, पाटलिपुत्र मतलब काव्य मीमांसा के लिए पाटलिपुत्र क्या है, प्रसिद्ध है और शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र भी है पाटलिपुत्र। यहाँ अनेक सांस्कृतिक विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, बरूची और पतंजलि आदि ये सब क्या है, विख्यात हुए, महान ये सब हुए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। आंसर होगा यहाँ से कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया। साथ ही उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जन और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। मतलब भगवान बुद्ध पहले ही कह चुके थे पाटलिपुत्र की कि बहुत ही प्रसिद्ध होगा, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ कारणों से ग्रसित रहेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। अगला प्रश्न पाठ आप लोग का आता है 3 पाठ, ठीक ना, 3 पाठ। पहला प्रश्न इनका आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखिए इससे हम लोग को पढ़ाई में भी बहुत शिक्षा मिलती है। देखिए कहता है उत्तर में कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा में आलसियों की माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशीले अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करते हैं। मतलब आलसी अपने से खुद कुछ नहीं करते, वह सिर्फ दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वह दूसरे के सहारे ही जीने का प्रयास करते हैं। अगला है कि आलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। उत्तर होगा आलसहाल्य में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। कहते हैं क्या कि आलसाले में बहुत ऐसे व्यक्ति आके रहने लगे जिसको भोजन पानी फ्री मिलता था, कपड़ा सब कुछ मिलता था, तो बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे। इससे आलसाले के कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, बढ़ गया, जिस कारण से ठीक ना, जिस कारण से यह पूरी तरह से शासन चलाना अति हो गया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, परीक्षा इनका लिया था। अगला है प्रश्न 3 में कि आलसाले के कर्मियों ने आलसियों को आग कैसे और क्यों निकाला। आलसाले के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला और क्यों निकाला। ठीक, उत्तर होगा आलसाले में बनावटी आलस ग्रहण कर लोगों अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। आलसाले कुछ आलसी तो था ही, लेकिन कुछ बनावटी आलसी था। ठीक, तो वो सब यहाँ पर रह करके क्या करने लगे, भोजन करने लगे और कपड़ा लता ये सब भी प्राप्त करने लगे। कहते हैं क्या
तब वहाँ के कर्मियों ने आलसाले में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए। मतलब आलसी दो प्रकार के था, एगो महान आलसी था, एगो जो थोड़ा आलसी काम करके खा सकता लेकिन फिर भी बैठ के खा रहा था। तो वैसे जो कहने का मतलब जो कृत्रिम आलसी था वो सब क्या हो गया, आलसाले को छोड़कर भाग गए। लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। मतलब 4 आलसी था, वो चारों आलसी भागे नहीं, ठीक वहीं पर बैठे रहे और कुछ विचार विमर्श करते रहे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाए तो ये जल जाएंगे। इसीलिए आलसाले के कर्मियों ने चारों आलसियों को उसके केस पकड़कर बाहर निकाला। तो सोचिए, आलसी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अभी आप लोग के एग्ज़ाम के समय है नज़दीक, तो आप लोग भी ऐसे आलसी न बने, अपना पढ़ाई करते रहें। चलिए, आप लोग का अगला प्रश्न है कि आलसाले में आग लगने पर क्या हुआ। आंसर होगा कि आलसाले में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर उन्हें नहीं निकाला गया तो वह जल जाएंगे। तब उन लोगों को चारों आलसियों को पकड़कर बाहर निकाला गया। अगला है 5वां नंबर प्रश्न कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। इस पाठ के आधार पर लिखें। ठीक, लिखेंगे कि उत्तर में विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। ठीक ना, विद्यापति एक महान मैथिली कवि और कवि थे, लेखक भी थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत में लिखित पुरुष परीक्षा में, ठीक ना, संस्कृत में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषय के साथ सांस्कृतिक विषय में भी अधिक है। मतलब यह विद्यापति मैथिली कवि के साथ साथ अन्य मतलब कहीं ना कहीं संस्कृत के कवियों में भी क्या थे, प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोग को फिर अगला प्रश्न ये क्या है। यहाँ पर चार संदेश आलस कथा क्या क्या संदेश है, आलस कथा में क्या संदेश है, अथवा आलस कथा पाठ के किस पर चर्चा की गई। ठीक है ना, आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो लिखेंगे आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। ठीक, देखिए आलसी बहुत बड़ा महान रोग है। अभी आप लोग का भी है, पढ़ने का समय है, सुबह उठने का इच्छा नहीं करेगा, उठिएगा फिर मन थोड़ा अस्कताएगा, फिर सोने का मन करेगा। तो ये लास्ट समय है, अगर इस समय अगर आप थोड़ा भी आलसी बनते हैं तो फिर दिक्कत है। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब महान रोग है, मतलब एक प्रकार के आलसी एक बीमारी है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अपना विकास चाहता है तो उसको कर्मठ होना क्या है, आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। मतलब जिस समय हमारे शरीर में अगर आलसी आता है, सोच लीजिए ये बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। ठीक, आलसी हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। आलस के कारण हम अपने परिवार के तो खोते ही हैं, साथ ही साथ हमारा विकास भी क्या होता है, रुक जाता है। अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। लिखेंगे उत्तर में कि इस पाठ
यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा सांस्कृतिक तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय में संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं भी दी गई है। ठीक, यानी कि पुरुष परीक्षा में धर्म के साथ साथ काम के बारे में भी बहुत सारे बात बताए गए हैं। अनेक मनोरंजन कथाएं भी हैं। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से हमें संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों के वर्तमान वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। मतलब 4 गो आलसी है, वार्तालाप मतलब बातचीत जो किया आलसी, उनके बातों में लिखें। उत्तर है, चारों आलसी निश्चित ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, यहाँ पर गलती हो गया है, मुंह ढककर कहा, अरे मतलब हल्ला कैसे। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भिगो वस्त्र से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचालक, कितनी बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। मतलब यह चारों आलसी ने, पहले आलसी ने कहा कि बाहर हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। दूसरे ने कहा लगता है क्या है, इसमें आग लग गया है। तो तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे शरीर पर भीगे वस्त्र क्या हो डाल दे, ढक दे। और चौथे आलसी ने कहा कि सभी मतलब कौन चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग का 8वां इस चैप्टर का, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आधा किसकी कहानी है में क्यों लिखेंगे। उत्तर है कि विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। ठीक ना, मैथिली कवि के साथ साथ संस्कृति के रूप में भी बहुत जाने जाते थे। ठीक ना, संस्कृति के रूप में भी बहुत जाने जाते थे। अगला है, इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की, संस्कृत भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी कथित संस्कृत विषय में अत्यधिक थी। ठीक ना, मतलब उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है अधिक जो है संस्कृत में ही है। अगला चैप्टर है आपका 4। तो पहला क्वेश्चन है 4 का कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। ठीक, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर होगा, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान है। ठीक, संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों का समान मिलता है। एक मिनट भी मिलता है। महिला भी मतलब चलती रही है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवियत्री, लेखिकाएँ आदि काफ़ी योगदान दिया है। मतलब कहते हैं क्या कि महिला भी सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारे योगदान अपना दिए हैं। अगला है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है, इस पर 3 वाक्य में उत्तर दे। उत्तर में होगा, विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मतलब विजयनगर में संस्कृत भाषा के प्रचलन के लिए वहाँ के राजा ने भी बहुत सारे सहयोग दिए। अनेक अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ थी। मतलब विजयनगर में संस्कृत के कुशल कौन थी, रानियाँ भी थी। संस्कृत में कुशल करने का मतलब पढ़े लिखे भी थे। अगला है
संस्कृत में पंडिता क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। लिखेंगे संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखकों पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। उसके बाद है मतलब कहते हैं संस्कृत के लेखिका के रूप में पंडित जो है पंडित क्षमाराव क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिए, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी। मतलब संकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। किनकी? क्षमाराव की, ठीक ना। क्षमाराव की संकर चरित्रम जो है उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रही मीरा लहरी कथा मुक्तावली, ठीक ना, ग्राम ज्योति और विचित्र परिषद यात्रा आदि रचनाएं की, ठीक ना। विचित्रण परिषद आदि रचनाएं उन्होंने किया। उसके बाद है अगला प्रश्न 5 नंबर की सांस्कृतिक साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। लिखेंगे देखो कथी कहा कि सांस्कृतिक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक साहित्य में दक्षिण भारत के महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। अगला प्रश्न का आंसर होगा चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टरिका ने लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की, ठीक ना। 150 याद रखिएगा, भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलम्बा मतलब शैला भट्टरिका, देवकुमारिका, उसके बाद है नवद्रंबा आदि, ये सब प्रमुख कवित्री थी। अगला आपका है पाँच पाठ, ठीक, 5 पाठ। भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। लिखेंगे फिर अगला प्रश्न अथवा भारतीय महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, ठीक ना, भारत भूमि कैसी है। तो लिखेंगे उत्तर में कि भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, मतलब भारत बहुत ही क्या प्रसिद्ध देश है, तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियाँ और धर्मों के लोग एकता के भाव से रहते हैं। मतलब हमारे भारत में अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी में एकता में रहते हैं। अगला प्रश्न दो में देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखेंगे। तो उत्तर होगा हम लोग का उत्तर कि देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा करने योग्य हो जाते हैं। भगवान हरि मतलब भगवान विष्णु हैं। देव लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों, यानी देवता लोग जो है किस देश का गुणगान करते हैं, ऐसा करते हैं क्यों। तो आंसर होगा देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मतलब बताते हैं कि देवता लोग भारत के गुण गाते हैं और भारत का स्वर्ग की भूमि है, ठीक ना, यहाँ लोग जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाते हैं। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि के सेवा योग्य क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक, भगवान हरि के सेवा योग्य बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चौथा, भारतीयों को विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक ना, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर होगा भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानने हुए एकता के भाव से रहते हैं, न मानते हुए मतलब भारत के लोग यहाँ पर न तो जाति धर्म इसे न मानते हैं, सभी लोग क्या है मिलजुल कर एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श स्वरूप, ठीक, कहते हैं हमारे भारत के जो संस्कृति का जो कल्चर है यह हमारे कथी आकर्षक है, ठीक, और दूसरे के लिए क्या है आदर्श है, दूसरे के लिए आदर्श है, क्योंकि हम लोग
मेहमानों को अच्छी सी सेवा खातिरदारी करते हैं। भारतीय महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, लिखेंगे। अथवा अगला प्रश्न है मतलब इसी में अथवा इसी को हम लिख सकते हैं यही प्रश्न को, अथवा भारतीय महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्य में उत्तर दे। उत्तर होगा भारत महिमा पाठ से हमें संदेश मिलता है कि हमें भारतीय, ठीक ना, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हार की सेवा करने का मतलब हरि होना चाहिए, तो ठीक है ना, हरि की सेवा करने का मौका मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। हमें मतलब देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब कहते हैं कि भारत में जन्म लेते हैं, यह मेरा कहते भाग्य है कि हम क्या होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होते हैं और हम भगवान हरि की सेवा में क्या होते हैं, हो जाते हैं। भगवान हरि की सेवा में मतलब अवसर मिलता है और हम क्या होते हैं कि हम देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर, मतलब हम सभी भारतीयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला पाठ है भारतीय महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, तो लिखेंगे 10 है 2 का लिखा गया। उत्तर में भारतीय महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पद का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक, अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद की दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष के प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। कहते हैं कि इतना होने के बाद भी हमारा भारत क्या है, अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। तो चलिए, आपका पाठ आज हम करा चुके हैं 5 तक, है ना, 5 तक हो चुका है। हम एक और अगले वीडियो लगाते हैं, ठीक ना, उसमें भी इससे आगे पुनः संस्कृत पूरा जो है ना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक ना, 2 वीडियो बना देते हैं एक, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर भी आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक ना, तो चलिए, लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें कि सब्सक्राइब बढ़ने पर कुछ करेंगे और इससे बड़ा आप लोग के लिए हम कुछ मतलब अब सोच रहे हैं। और दूसरी कि आप लोग के अगर इसके PDF चाहिए तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं। ठीक ना, टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर सभी PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।